गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल के साथ ही आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करें, इसी उम्मीद के साथ आज एक नया टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का जो अपना टॉपिक है वो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है, जो ये है संविधान संशोधन विधेयक। यानी द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। संसद किस तरीके से भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति या संसद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही है, साथ ही जो सीनियर सेकेंडरी के बच्चे हैं और पॉलिटिकल साइंस में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये थर्ड सेमेस्टर में भी दिया गया है, तो इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान लचीले एवं कठोर संविधान का मिश्रण है। तो साथ ही हम इस चीज को भी अपने साथ लेते रहेंगे, इस टॉपिक को भी, कि किस तरीके से कोई संविधान लचीला हो सकता है और कैसे कठोर हो सकता है। सबसे पहले हम बात करें तो विधि निर्माण संसद का एक प्रमुख कार्य है, यानी जितने भी विधि निर्माण के कार्य होते हैं, कानून बनाने के कार्य होते हैं, वो भारत की पार्लियामेंट ही करती है। व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य है कानून बनाना और भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यानी जो कानून बनते हैं उससे संबंधित जो विधेयक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, सरकारी विधेयक, और दूसरा गैर सरकारी विधेयक। इन दोनों में क्या अंतर है? तो जब संसद में कोई विधेयक किसी मंत्री के द्वारा, यानी सत्तारूढ़ दल, सत्तारूढ़ दल के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? सरकारी विधेयक कहलाता है। जैसे संसद में सभी एमपी होते हैं, सांसद होते हैं, लेकिन जिस पार्टी की सरकार होती है और जो मंत्री होते हैं उनके द्वारा यदि संसद में कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो वह सरकारी विधेयक कहलाता है और यह सत्तारूढ़ दल की नीतियों को प्रकट करता है। इस सरकारी विधेयक के लिए 7 दिन का नोटिस जरूरी होता है। यदि यह विधेयक संसद में पारित नहीं हो पाता तो सत्तारूढ़ दल की सरकार को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। गैर सरकारी विधेयक, यह संसद के किसी भी सदस्य द्वारा, यानी कोई भी एमपी हो, चाहे वह विपक्षी दल का हो, उसके द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी संसद के किसी भी सदस्य द्वारा
जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वह गैर सरकारी विधेयक कहलाता है, अर्थात मंत्री द्वारा नहीं किया जाकर के किसी अन्य दल के मेंबर द्वारा किया जाता है तो वह गैर सरकारी विधेयक कहलाता है और इसके लिए 1 माह का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। यह मुख्यतः सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी दलों की नीतियों को प्रकट करता है। तो मुख्य रूप से जो संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी विधेयक। साधारण शब्दों में हम यह भी समझ सकते हैं कि जिस दल की सरकार होती है उसके किसी सदस्य द्वारा या मंत्री द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है वो सरकारी विधेयक, और किसी विपक्षी दल के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वह गैर सरकारी विधेयक होता है। लेकिन संसद में प्रक्रिया के आधार पर विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, साधारण विधेयक, सेकंड, धन विधेयक, तीसरा वित्त विधेयक और चौथा संविधान संशोधन विधेयक। प्रक्रिया के आधार पर संसद में प्रस्तुत किए जाने विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक जो अनुच्छेद 107 से संबंधित है, आर्टिकल 107। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 और संविधान संशोधन विधेयक जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि बाकी जो विधेयक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम लेते हैं अपना संविधान संशोधन विधेयक। सबसे पहले यदि हम बात करें संविधान संशोधन क्यों आवश्यक है, तो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अन्य संविधानों की भांति भारत के संविधान में भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम बात करें तो भारत में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। फर्स्ट क्वेश्चन ही अपना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो वह है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आपको जानकारी होगी कि भारत में लगभग 60 देशों के संविधानों से आधार सामग्रियां ली गई हैं। जैसे अब जो ये पार्लियामेंट की प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, संसदीय शासन व्यवस्था, वही हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। वैसे ही भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संसद की संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में है। किस अनुच्छेद के द्वारा संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, तो अनुच्छेद 368 के द्वारा, और यह संविधान के भाग 20 में है। तो संसद संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन कर सकती है। अब अपने संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, अर्थात अनुच्छेद 368 के द्वारा संसद 3 प्रकार से या 3 विधियों से संविधान में संशोधन कर सकती है। तो भारत के संविधान में संसद कितने तरीकों से या कितनी विधियों के माध्यम से संशोधन कर सकती है? 3 विधियों के माध्यम से। एक बार हम यहां पे ये भी चर्चा कर लेते हैं 3 विधियों के साथ साथ कि कौन सा संविधान लचीला होता है और कौन सा संविधान कठोर होता है। तो ऐसा संविधान जिसमें संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है वह लचीला संविधान कहलाता है। यानी पूरे संविधान में संसद अपने
साधारण बहुमत से ही संशोधन कर देती है तो वह साधारण वो है लचीला संविधान कहलाता है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। इसलिए ब्रिटिश संसद के बारे में कहा जाता है कि ब्रितानी संसद सब कुछ कर सकती है सिवाय स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। कठोर संविधान कौन सा होता है? तो कठोर संविधान वह संविधान होता है जिसमें संशोधन एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही किए जा सकते हो, यानी साधारण विधि ना हो, तो वह कठोर संविधान कहलाता है, जैसे अमेरिका का संविधान। तो कोई देश का संविधान लचीला है या कठोर, इसका पता कैसे चलता है? तो उस देश के संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा किसी संविधान के लचीले और कठोर होने का पता चलता है। जैसे कैसिवियर ने कहा था कि भारत का संविधान लचीले और कठोर संविधान का बेहतर उदाहरण है। इसीलिए ये बोर्ड परीक्षाओं में भी मुख्यतः पूछा जाता है कि भारत का संविधान लचीले और कठोर संविधान का अद्भुत मिश्रण है, स्पष्ट कीजिए। तो उसमें इसी प्रक्रिया का उल्लेख करना है। तो अब हम बात करते हैं कि ये तीन विधियां कौन कौन सी हैं। तो जो फर्स्ट विधि है वो ये है कि संसद संविधान के कुछ भागों में अपने साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। सेकंड जो है वो है संसद संविधान के कुछ भागों में अपने विशेष बहुमत से संशोधन कर सकती है। और थर्ड जो है वो ये है कि संसद संविधान के कुछ भागों में अपने विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति से, आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति से कर सकती है। यहां पे एक चीज स्पष्ट कर दूं कि ये जो संविधान संशोधन से संबंधित जो प्रक्रिया है वह केवल संसद की शक्ति है। इसमें अपने राज्यों के विधानमंडल इसकी प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी वो पहल नहीं कर सकते। तो ये जो तीन विधियां हैं उसके द्वारा भारत की संसद अपने संविधान में संशोधन कर सकती है, केवल मूल ढांचे को छोड़ करके। अब ये साधारण बहुमत कितना होता है? तो साधारण बहुमत संसद के 1/2 सदस्य प्लस 1 यानी आधे सदस्यों से एक अधिक, यानी 50% से एक अधिक। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पृथक पृथक यानी अलग अलग, लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग से पारित होना आवश्यक है। तो जिस सदन में इस पे बहुमत चल रहा है उसके आधे सदस्यों से एक सदस्य अधिक होना आवश्यक है। यह है साधारण बहुमत। इस बहुमत के द्वारा संसद मुख्यतः संविधान के भाग 1 एवं भाग 2 में संशोधन कर सकती है। पाठ के आधार पे अच्छा रहेगा, जैसे संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 में संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 2 में किसी नए राज्य का प्रवेश या गठन। इसके अलावा अनुच्छेद 3 में किसी मौजूदा राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित प्रावधानों में संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। साथ ही संविधान के भाग 2 में क्या है? नागरिकता। संसद नागरिकता संबंधी प्रावधानों में अपने साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, संसद की दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं परिलाभ, इनसे संबंधित संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। 5वीं अनुसूची में क्या है? 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, और 6ठी अनुसूची में क्या है? जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इनके प्रशासन से संबंधित प्रावधानों में संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, इसमें भी संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। इसके अलावा किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं समाप्ति से संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 169, संसद अपने साधारण बहुमत से किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है और उसकी समाप्ति कर सकती है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिनमें संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 3 वाला जो सिस्टम है, इसके लिए मैं बता दूं कि राज्यों के नाम, क्षेत्र व सीमाओं में परिवर्तन के लिए या संबंधित विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। अर्थात संविधान के मुख्यतः भाग 1 व 2 में, संविधान की 2री, 5वीं व 6ठी अनुसूची में और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में संसद अपने साधारण बहुमत से ही संशोधन कर सकती है। ये संसद के आधे सदस्यों से एक अधिक, ये साधारण बहुमत होता है। विशेष बहुमत, यहां पे ध्यान दें, विशेष बहुमत संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य या उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से, यह विशेष बहुमत कहलाता है। 2/3 सदस्यों का बहुमत सदन के उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से संसद संविधान के कुछ भागों में संशोधन कर सकती है। कौन से भागों में? तो देखें, यहां पे मैंने फर्स्ट वाले में आपको बताया संविधान के भाग 1 व 2, यहां पे आप सीधा लिखे संविधान के भाग 3 व 4 में संसद अपने 2/3 सदस्यों के बहुमत से संशोधन कर सकती है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, और भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। मुख्यतः यही है इसमें। इसके अलावा जो फर्स्ट मेथड और थर्ड में जो शामिल नहीं है वो सभी इसमें माने जाएंगे। यानी जिन संविधान के जिन भागों में संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधन करती है और कुछ में विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति से संशोधन करती है, उनको छोड़कर के शेष जो प्रावधान है वो विशेष बहुमत से संसद संशोधित कर सकती है। मुख्य रूप से यह संसद के दोनों सदनों में पृथक पृथक रूप से उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तीसरा, संविधान के कुछ भागों में या उपबंधों में संसद अपने 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति से संशोधन कर सकती है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि राज्य के जो विधानमंडल है, संसद का तो यहां पे विशेष बहुमत आवश्यक है, लेकिन राज्यों के विधानमंडल केवल साधारण बहुमत से इसे पारित कर सकते हैं। ये यहां पे इंपॉर्टेंट है, यानी संसद के लिए तो 2/3 सदस्यों का बहुमत आवश्यक है, लेकिन राज्यों के विधानमंडल उसे साधारण बहुमत से पारित कर सकते हैं। साथ ही यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि राज्यों के विधानमंडल के लिए इसे पारित करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि इसे 6 माह के अंदर अंदर लौटाना होगा। जैसे राज्यसभा साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक सकती है,
वित्त विधेयक को या धन विधेयक को वह 14 दिन तक रोक सकती है, वैसा कोई प्रावधान नहीं है। और राज्य केवल इसे साधारण बहुमत से पारित कर दे तो भी पारित समझा जाता है और इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। शेष राज्य यदि इस पे विरोध पैदा करते हैं या कुछ करते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसमें मुख्यतः कौन कौन सी चीजें हैं ये अपने लिए इंपॉर्टेंट भी है। जैसे एग्जाम में अनुच्छेद 3 वाला काफी बार पूछा गया है कि संसद किसी राज्य के नाम व सीमा क्षेत्र में परिवर्तन किस तरीके से कर सकती है, वैसे ही इसमें कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट जो है वो है भारत की संघीय व्यवस्था। भारत की संघीय व्यवस्था में यदि संसद को परिवर्तन करना हो तो इसके लिए संसद को विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। सेकंड है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल। इसके अलावा हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालयों से संबंधित प्रावधान। उच्च व उच्चतम न्यायालयों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए भी विशिष्ट पद्धति की जरूरत होती है। इसके अलावा 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 7वीं अनुसूची में संशोधन करने के लिए भी संसद को विशिष्ट बहुमत, विशिष्ट यानी विशेष 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा संघ व राज्यों के मध्य विधायी व कार्यकारी शक्तियों का विभाजन। इसके अलावा संविधान संशोधन की पद्धति, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इसको बदलने के लिए भी संसद को आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसके अलावा राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व भारत में जो जनसंख्या के आधार पर दिया गया है, इन प्रावधानों में संशोधन करने के लिए संसद को 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। अब हम यहां पे इन 3 विधियों के बाद में हम बात करते हैं कि संविधान संशोधन की जो प्रोसेस है उसमें मुख्यतः ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो इसको साधारण विधेयक से अलग बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो संविधान किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थात यह लोकसभा में भी पहले लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी पहले लाया जा सकता है। साथ ही यह सरकारी भी हो सकता है या गैर सरकारी भी हो सकता है। यह दोनों प्रकार का हो सकता है। इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अर्थात जब संसद के दोनों सदनों में किसी संविधान संशोधन विधेयक को लेकर के गतिरोध पैदा हो जाता है, मनमुटाव पैदा हो जाता है, तो इसमें
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। जैसे यदि साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध पैदा हो जाए तो अनुच्छेद 108 के द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है। उस प्रकार संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। अर्थात वह न तो इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और न ही इसे रोक सकता है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा 24वें संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। वह न तो इसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और न ही इसे निलंबित कर सकता है, यानी रोक भी नहीं सकता। तो ये थी अपनी खास बातें, इंपॉर्टेंट बातें, जिसमें ये दो बहुत बार पूछी गई हैं कि संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता तथा राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। अब यहां पे एक चीज और आती है, क्या अनुच्छेद 368 के द्वारा संसद संविधान के किसी भी उपबंध को या किसी भी प्रावधान को संशोधन कर सकती है? तो यहां पे हम बता दें कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन की शक्ति सीमित है। संशोधन की शक्ति सीमित है। कैसे? अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। प्रस्तावना से लेकर उसके जितने 22 भाग हैं और जितने इसके आर्टिकल हैं उसमें वह संशोधन कर सकती है, लेकिन वह क्या नहीं कर सकती? संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। माननीय न्यायालय के द्वारा अर्थात भारत की सुप्रीम कोर्ट द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में मूल ढांचे की अवधारणा दी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत देते हुए प्रतिपादित किया कि संसद अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती। मूल ढांचे में जैसे भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, राष्ट्रपति का पद है, इसके अलावा संघीय व्यवस्था है, राज्यों के प्रावधान है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये टॉपिक काफी लाभदायक रहेगा और आसानी से आप इसे समझ सकेंगे। धन्यवाद।